हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के चौधरी पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है संडे की मेगा मैराथन क्लास में, जिसमें आज अपन अपना जो थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, किस टाइप के उसमें से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। हर टाइप के कम से कम 1 या 2 न्यूमेरिकल अपन सोल्व करेंगे ताकि आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर सकें। आपका भी अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको भी अलग से वीडियो बना करके उसका जो आंसर है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आज की जो लाइव क्लास नहीं हो पाई उसके लिए मुझे खेद है। बीच में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस हुई जिसकी वजह से लाइव क्लास स्टार्ट हुई थी लेकिन फिर वापस रोकनी पड़ी। और उसके बाद में अभी मैं आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। टाइमिंग अपना वही रहेगा। कल सुबह फिर अपन लाइव मिलेंगे ठीक 7 बजे केमिस्ट्री की क्लास में विद न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर आपके दिमाग में भी कोई न्यूमेरिकल है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमारे पास में जरूर सेंड कीजिएगा। अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। शेयर तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। और अगर कोई नया स्टूडेंट्स या नया कैंडिडेट हमारे चैनल पे है तो उससे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पीसी स्टडी पॉइंट फैमिली का मेंबर बन जाइए। यहाँ पर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th, 12th, नीट एंड जेईई के लिए आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखिए, पहले से मैंने बोर्ड पर लिख दिया था ताकि अपना टाइम जाया ना हो। 1 मोल Al+3 आयन्स हैं अपने पास। 1 मोल Al+3 आयन है और अपने को इनका अपचयन करना है। 1 मोल Al+3 आयनों के अपचयन में अपने को कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी या कितने आवेश की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 मोल Al+3 इसका आपको करना है अपचयन। अपचयन यानी इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, जोड़ने हैं। तो Al+3 का अपचयन देखिए सबसे पहले आप इस तरह से होगा। ये हो गया Al+3 का अपचयन, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसका जो है अपचयन कंप्लीट हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के और इसका अपचयन हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि आपके पास में जो Al+3 है वो 1 मोल है। कितना है? 1 मोल। ध्यान से देखिए रिएक्शन को। एक आयन के लिए अगर Al+3 का आपके पास में 1 आयन है तो उसके लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए अपने को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 गुना चाहिए। अगर 2 Al+3 होते तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, इलेक्ट्रॉन 3 गुना चाहिए। तो अगला कह रहा है कि Al+3 आयन आपके पास में 1 मोल है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने को 3 मोल चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉनों की या 3 मोल विद्युत की आवश्यकता होगी। अब 3 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा? अगले ने पूछा है कि आवेश या विद्युत धारा, तो कितने कूलाम आवेश या कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा देखिएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो होता है F यानी 96,500 कूलाम। ये आपने पढ़ा है, फैराडे के नियम में मैंने बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो होता है 96,500 कूलाम, जिसको अपन शॉर्ट में F फैराडे स्थिरांक के द्वारा लिखते हैं। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश हो जाएगा? 3F, यानी 3 इंटू 96,500। 3 मोल इलेक्ट्रॉनों पर ये टोटल इतना आवेश होने वाला है 2,89,500 कूलम। ये अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया। Al+3 के लिए अपने को इतने कूलाम विद्युत की या इतने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। तब तक अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है
सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम एसीटेट, तीन विद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकताएं दी हुई है। सोडियम क्लोराइड की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता यह है 126.4, HCl की 425.9 और सोडियम एसीटेट के 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये अपने को इनकी मोलर चालकताएं दे रखी है, तीन विद्युत अपघट्य। और चौथा कोई विद्युत अपघट्य है HAC यानी एसिटिक एसिड, और इसकी मोलर चालकता जो है अपने को कैलकुलेट करनी है। कोलराउस के नियम से न्यूमेरिकल है, देखिएगा। HAC की मोलर चालकता आप किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम से इजी सा तरीका है, देखिए बहुत ही इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से अगर तीन विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता देख करके और अगर चौथे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आपको पूछता है, तो आपको क्या करना है, इन तीन में से दो विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं को जोड़ना है और तीसरे विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को घटाना है आपको वापस। जोड़ना कौन कौन से को है, देखिए, जिनमें इसके आयन कॉमन, जैसे HAC में आयन है H प्लस और AC माइनस। अब ढूंढो ये आयन, देखो कॉमन कहां मिलते हैं। NaCl में कॉमन नहीं है, Na प्लस Cl माइनस है, कोई सा भी कॉमन नहीं है। HCl में देखो H प्लस और इसमें भी H प्लस, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, यानी एक तो HCl की मोलर चालकता को जोड़ना है, प्लस NaHC AC माइनस और HAC में भी AC माइनस, दोनों में ऋणायन कॉमन आ रहा है, AC माइनस, यानी एक इसकी मोलर चालकता को जोड़ना है, लैम्डा इन्फिनिट NaC। दो विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता को जोड़ के तीसरी को घटाना है, तीसरा ये रहा NaCl, तो माइनस में लिख देता हूं लैम्डा इन्फिनिट NaCl। ये तरीका कोलराउस के नियम से है। अब देखो ये ऐसा क्यों लिखते हैं, अपन क्वेश्चन को बाद में सोल्व करते हैं, पहले आप ये समझिए कि ऐसा अपन क्यों लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला कहां से आया अपने पास में, देखिए अभी पता चल जाएगा। कोलराउस के नियम में कोलराउस ने ये कहा था कि जैसे HCl की मोलर चालकता है, तो जो HCl की मोलर चालकता है वो इसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी, यानी H प्लस की मोलर चालकता और Cl माइनस की मोलर चालकता दोनों के योग के बराबर होगी। तो ये कोलराउस का नियम अप्लाई किया मैंने। ठीक है, ऐसे NaSC के लिए भी लगा देता हूं, लैम्डा इन्फिनिट Na प्लस लैम्डा इन्फिनिट AC माइनस। कोलराउस का नियम अप्लाई कर रहे हैं, NaCl के भी लगा देते हैं, माइनस लैम्डा इन्फिनिट Na प्लस लैम्डा इन्फिनिट Cl माइनस। अब देखिए अपने पास में समीकरण निकल करके क्या आती है सामने, यहां आप इसको ध्यान से देखिए, लैम्डा इन्फिनिट Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों देखो माइनस के घट रहे हैं, ठीक है ना। ये लैम्डा इन्फिनिट Na प्लस ये माइनस का है और ये वाला जो है प्लस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, तो ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद में देखो आपके पास में बच गया क्या है, यहां पर बच गया लैम्डा इन्फिनिट H प्लस और यहां पर बच गया है लैम्डा इन्फिनिट AC माइनस और सॉरी HAC। अगर HAC की मोलर चालकता निकाल रहे हैं तो H प्लस और AC माइनस की मोलर चालकता के योग के बराबर होनी चाहिए। ये कोलराउस का नियम ही है, यानी अपन ने जो फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल से सटीक है। तो अभी आप जो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है उसका आंसर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी मान है आपके पास में रख दीजिए। देखो HCl की मोलर चालकता 425.9 प्लस NaSC की है 91 माइनस NaCl की है 126.4, तो आपके पास में जो आंसर है वो निकल करके यहां से आ जाएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जो सेकंड क्वेश्चन है एकदम से इजी सा क्वेश्चन है, तीन विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता दे दी है, एसिटिक एसिड की पूछ रहा है, एकदम से सीधा सा तरीका है, दो को जोड़ करके तीसरे को घटा दिया तो अपना ये आंसर आ गया। आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें अगर कोई डाउट है तब तक आप वो कमेंट करके हमसे पूछिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, तब तक मैं थर्ड क्वेश्चन आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। अगला न्यूमेरिकल देखिएगा, 0.001 mkcl विलियन पोटेशियम क्लोराइड का आपको विलियन दिया गया है, जिसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस है 1500 ओम। पोटेशियम क्लोराइड विलियन का जो प्रतिरोध है वो 1500 ओम है
और इसकी जो चालकता है यानी कप्पा है वो है 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। और आपको कैलकुलेट करना है सेल स्थिरांक जी स्टार। सेल स्थिरांक की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है जिसका फॉर्मूला होता है L/A। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको L या A की वैल्यू नहीं दी हुई है, यानी आपको इसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए अपने पास में एक ये होता है, ये अपन जानते हैं कि R बराबर होता है रो L/A। तो यहां से आप L/A की वैल्यू निकाल सकते हैं। L/A बराबर आएगा R/रो, यानी जी स्टार बराबर मैं लिख सकता हूं R/रो। अब देखो R की वैल्यू तो दे रखी है लेकिन रो की वैल्यू फिर से नहीं है कहीं पर भी, यानी रो को भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो रो की जगह पर आप अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं 1/कप्पा। भाई चालकता किसको कहते हैं? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही तो था चालकता। तो रो की जगह आप लिख सकते हैं 1/कप्पा। यहां पर 1/कप्पा, तो कप्पा ऊपर आ जाएगा, R इंटू कप्पा हो जाएगा। जी स्टार बराबर हो गया है R इंटू कप्पा। वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू 1500 इंटू कप्पा की वैल्यू 0.146 इंटू 10⁻³ इसको जैसे आप सोल्व करेंगे तो अपना आंसर है वो निकल करके आ जाएगा यहां से 219 इंटू 10⁻³ जो जी स्टार है सेल स्थिरांक की वैल्यू आ गई। और आगे जो यूनिट है, इसकी जो यूनिट है मीटर इनवर्स होती है, बट यहां मीटर इनवर्स नहीं होगी क्योंकि आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए सेंटीमीटर में अपने को जो मात्रा मान दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, यानी ये आने वाला है सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये अपने पास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल का भी आंसर आ गया है। सेल स्थिरांक की वैल्यू है 219 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें फैराडे का पहला और दूसरा दोनों नियम से न्यूमेरिकल लिया गया है, यानी इस न्यूमेरिकल में आपको फैराडे के पहला न्यूमेरिकल और फैराडे का दूसरा न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन सुनिएगा पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट तीनों विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब तीनों विलयनों में बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम में एक ही बैटरी से जोड़ा तो तीनों में बराबर करंट आएगा, बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और वो विद्युत धारा का मान है 1.5 एम्पियर। श्रेणी क्रम में जोड़ करके 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। इसका मतलब तीनों में बराबर करंट आएगा। 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से जो सेकंड सेल था सिल्वर नाइट्रेट वाला, इसमें 1.45 ग्राम सिल्वर का निक्षेपण हो गया, 1.45 ग्राम चांदी जमा हो चुकी है। तो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन तो यह है कि धारा कितने समय तक प्रवाहित की गई, पहले तो आप ये बताइए। ये तो होगा फैराडे के पहले नियम से, टी का कैलकुलेट करना। तो देखिए फैराडे का जो पहला नियम है उससे न्यूमेरिकल्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला उस समय मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान, निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, MIT/NF ये होता है, MIT/NF। तो यहां पर आपको टी की वैल्यू पूछ रहा है तो आप फॉर्मूला लगा देंगे कि टी बराबर, इनको सबको आप इधर ले आइए तो ये बराबर हो जाएगा WNF/MI। वैल्यू रख दीजिए। W कितना सिल्वर निक्षेपित हो गया, 1.45 ग्राम इंटू N। N की वैल्यू कितनी है देखिए, Ag प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, N की वैल्यू कितनी है 1। F की वैल्यू अपन जानते हैं 96,500 कूलम बटे M यानी इनका मोलर द्रव्यमान। तो इनके जो मोलर द्रव्यमान है वो भी आपको तीनों के पता होने चाहिए। Ag का जो मोलर द्रव्यमान है वो है 108। Ag का जो मोलर द्रव्यमान है ना, अभी तो आपको Ag वाले की जरूरत है तो मैंने Ag का बताया आपको 108। बाकी आपको थोड़ी देर बाद में कॉपर और जिंक के जो मोलर द्रव्यमान है इनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इनके जो मोलर द्रव्यमान है वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो जब तक अपन ये क्वेश्चन करते हैं तब तक आप उसके मोलर द्रव्यमान
देख लीजिए कितने होने चाहिए, बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो मोलर द्रव्यमान यहां पर रख दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने रख दिया है 108, ठीक है। इनटू आई, कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो गई है? 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो गई। तो ये आपके पास में टी की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। इसको आप सोल्व कर लीजिए तो आपके पास में जो टी है उसका आंसर आ जाएगा लगभग 863.7 इतने सेकंड तक, 863 सेकंड तक लगभग इसमें धारा प्रवाहित की गई। तो इसमें जो अपने को पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद में ये जो न्यूमेरिकल है इसमें देखिए सेकंड सवाल ये पूछा गया है, ये फैराडे के सेकंड लॉ से होगा कि 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से 1.45 ग्राम एजी का निक्षेपण हो गया। टाइम अपन ने निकाल लिया, 800 समथिंग सेकंड तक प्रवाहित किया गया। तो ये पूछ रहा है कि इतने टाइम में जिंक और कॉपर इन सेलों में कितनी धातुओं का निक्षेपण हो जाएगा, इनमें कितनी धातु का। जैसे मान लीजिए मैं जिंक मान लीजिए कि W1 ग्राम निक्षेपित होती है, सिल्वर W2 ग्राम निक्षेपित होती है और मान लीजिए कॉपर W3 ग्राम निक्षेपित होती है। तो ये कह रहा है कि W2 का मान तो अपने पास में 1.45 ग्राम है, ये तो आपको देखो दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जिंक कितनी निक्षेपित हो जाएगी और कॉपर का निक्षेपण कितना होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये आपको आई होप याद आ रहा होगा, फैराडे का जो सेकंड नियम था वो यही था। क्या? तो ये जो है फैराडे के सेकंड नियम से है कि इन तीनों में अगर समान धारा प्रवाहित होती है तो निक्षेपित होने वाले पदार्थों का अनुपात इनके तुल्यांकी भार का अनुपात ही होगा। मान लीजिए जिंक का तुल्यांकी भार में मान लेता हूं E1, Ag का मान लेता हूं E2 और कॉपर का मान लेता हूं E3। तो सबसे पहले अपने को इनके तुल्यांकी भार पता होने चाहिए। तुल्यांकी भार के लिए इनके द्रव्यमान पता होने चाहिए। Ag का द्रव्यमान अभी मैंने आपको बताया था कि 108 होता है, तो इसका तुल्यांकी भार भी 108 ही होगा, क्योंकि तुल्यांकी भार की जो गणना है वो इस प्रकार से करते हैं आप कि उसका द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान जो भी है बट्टा उसका आवेश यानी उसका चार्ज। तो Ag पर तो +1 चार्ज होता है, n का मान 1 हो गया ना, तो जितना उसका भार है उतना द्रव्यमान है उतना ही उसका तुल्यांकी भार होगा। तो इसका तो तुल्यांकी भार 108 हो गया। अब देखते हैं जिंक और कॉपर, इन दोनों के जो तुल्यांकी भार, तो इनके पहले मैं आपको द्रव्यमान बता देता हूं 63.5 कॉपर के लिए और जिंक के लिए 65.3। ये तो इनके द्रव्यमान है। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार बराबर द्रव्यमान बट्टे, देखो Zn पर +2 आवेश है, कॉपर पर भी +2 आवेश है, यानी बट्टे 2, और ये भी आ जाएगा बट्टे 2। तो ये हो गया जिंक का तुल्यांकी भार और ये हो गया है अपने कॉपर का तुल्यांकी भार 65.3/2। तो इसका जो तुल्यांकी भार है वो आ जाएगा लगभग 32.6 और कॉपर का जो तुल्यांकी भार है वो आ जाएगा लगभग 31.7। ये इनके तीनों के तुल्यांकी भार है। अब फैराडे का जो द्वितीय नियम था वो इसी प्रकार से था कि जितना अनुपात E1, E2 और E3 का है उतना ही अनुपात W1, W2 और W3 का होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि W1 बटे W2 बराबर, जितना अनुपात W1, W2 में उतना ही E1, E2 में होगा, तो ये बराबर होगा E1 बटे E2। तो यहां से आप W1 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। W1 बराबर हो जाएगा E1 बटे E2 गुणा W2। वैल्यू रख दीजिए, E1 का मान 32.6 इंटू W2 का मान है 1.45 अपॉन E2 का मान है 108। तो आपके पास में W1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप जैसे ही कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर है वो आ जाएगा 0.44 ग्राम, 0.44 ग्राम जिंक का निक्षेपण होगा। और ठीक ऐसे अपन कॉपर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। कॉपर के लिए भी वही फैराडे का सेकंड नियम कि जितना अनुपात E2 और E3 में है, E2 अनुपात E3, उतना ही अनुपात W2 और W3 का होगा। ये लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन किसका करना है? W3। तो आप यहां से लिखेंगे कि W3 बराबर W2 इंटू E3 बटे
E2 मान रख दीजिए। W2 का मान देखिए ये दिया हुआ 1.45, E3 का मान ये रहा 31.7 अपॉन E2 का मान ये रहा 108। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो W3 है उसका वैल्यू आ जाएगा, और W3 का वैल्यू आएगा 0.42 ग्राम। ये लीजिए। तो ये अपने को फैराडे के द्वितीय नियम से इसको सोल्व करना था, जिसमें नियम ये होता है कि तुल्यांकी भार का अनुपात और निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का अनुपात बराबर होता है, इक्वल होता है, सेम होता है, समानुपात होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने जिंक और कॉपर के द्रव्यमानों की भी कैलकुलेशन कर ली। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि फैराडे के दोनों नियम लगे हैं। पहले फैराडे का पहला नियम लगा है और उसके बाद में अपन ने फैराडे का सेकंड नियम इसमें अप्लाई किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं, कुछ न्यूमेरिकल जो नैनसेट इक्वेशन है उसमें से बताता हूं। नैनसेट इक्वेशन जो सेल विभव वाला है उसके मैं आपको एक नहीं बल्कि आपको चलिए 2 क्वेश्चन बताता हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए तो उसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं ये दे देता हूं कि डेनियल सेल, ठीक है ना, डेनियल सेल की विक्रिया आपको सबको ध्यान में होगी कि डेनियल सेल में क्या रिएक्शन होती है। फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं Zn और Cu+2 की विक्रिया होती है और प्रोडक्ट बनते हैं Zn+2 और Cu, ये रिएक्शन होती है। इसका मानक विभव, सेल का जो मानक विभव है वो है 1.1 वोल्ट। सेल का मानक विभव कितना है? 1.1 वोल्ट है। यह आपको सेल की विक्रिया दी हुई है और इसके साथ ही इसमें आपको कुछ मान भी दिए हुए हैं, ये लीजिए। तो आपको सेल विभव की गणना करनी है कि इस डेनियल सेल का विभव कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। ई सेल बराबर फॉर्मूला होता है ई नोट सेल, एक बार लिख देता हूं, चलो मैं ई नोट सेल माइनस 0.059/n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी Zn+2 की सांद्रता अपॉन Cu+2 की सांद्रता, ये लीजिए। ठीक है, अभी चलो यहां पर न्यूमेरिकल चल रहा है, लेकिन बीच में मेरे एक चीज और ध्यान में आ गई है, तो पहले मैं आपको वो चीज थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। अगर कभी इस टाइप की मान लीजिए आ जाए, ये मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, अगर कभी सेम नहीं है, बस मान लीजिए डेनियल सेल के लिए जैसे मैंने विभव पूछा वैसे मान लो ये रिएक्शन देकर के ये कोई सेल है, इसका अगर आपको विभव अगला पूछ लेता, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.059/n log, सूत्र हमेशा वही सेम ही रहेगा, उत्पादों की सांद्रता बटे विकारकों की सांद्रता। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उत्पादों में जैसे Na+2 की सांद्रता आएगी, तो ये मैंने लिख दिया Na+2 की सांद्रता। भाई Ag तो ठोस है, उसकी तो सांद्रता लेनी नहीं है, सांद्रता किसकी आएगी उत्पादों में? केवल निकिल की। बटे अभिकारकों की सांद्रता में निकिल की नहीं आएगी, ये ठोस है, तो केवल Ag की सांद्रता आएगी, तो ये मैं लिख दिया Ag+ की सांद्रता। लेकिन आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि Ag+ N 2 है, यानी Ag+ की सांद्रता का आपको स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना है। अभी डेनियल सेल वाले में तो ऐसा कुछ है नहीं, Zn कॉपर सारे दोनों एक एक आयन ही है। लेकिन अगर कभी इस प्रकार की रिएक्शन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि Ag+ की जो सांद्रता होगी उसका स्क्वायर आएगा हमेशा, ठीक है ना। ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब, ये मेरे बीच में ध्यान आ गया तो आपको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ई नोड सेल 1.1 वोल्ट दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, माइनस 0.059/n, 0.059/n की वैल्यू 2 है, देख सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, log Zn+2 की सांद्रता बटे Cu+2 की सांद्रता, ये लीजिए। चलिए सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1.1 माइनस इसमें 0.059 में 2 का भाग लगा दीजिए आप, तो याद आएगा 0.0295 log 0.1 में 0.01 का भाग लगाइए, 0.1 में 0.01 का, तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा शायद। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1, याद रखना आपको, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो log 10 की वैल्यू कितनी रख देते हैं अपन? 1 आ जाएगी ये तो वैल्यू, यानी ये तो यहां से हो गया कंप्लीट।
और ये आपका आंसर आ गया है 1.1 में से 0.0295 घटा दीजिए तो आपका डेनियल सेल है उसका विभव निकल करके आ जाएगा। सो आई होप जो नैनसेट इक्वेशन का इस टाइप का न्यूमेरिकल है अभी आप कर सकते हैं इजीली, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम या कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग टाइप का और बता देता हूं मैं, आपको बुक में भी मिलेगा ये क्वेश्चन सेम ही है कि pH बराबर 10, pH की वैल्यू दे रखी है कितनी 10, pH बराबर 10 वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए समझ लीजिए। pH बराबर 10 वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कैलकुलेट कीजिए, का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपको इसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाहता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव पूछना चाहता है आपको, यानी आधा सेल दिया हुआ है केवल, और उस आधा सेल किसका है, हाइड्रोजन का है, और उसका आपको पूछना चाहता है विभव। तो फॉर्मूला तो अपना वही हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस वही 0.059 बटे एन लोग आधा सेल ये केवल। तो हाफ सेल के लिए मैंने आपको ये रिएक्शन इस प्रकार से बताई थी कि यहां पर आएगा log 1 अपॉन उस हाफ सेल में जो भी आयन है उनकी सांद्रता। जैसे हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन के आयन होंगे तो हाइड्रोजन H+ आयनों की सांद्रता आ जाएगी, log 1 अपॉन H+ आयनों की सांद्रता। ठीक है, चलिए सोल्व करने का प्रयास करते हैं जो भी मान दिए हुए हैं उससे। ई सेल बराबर ई नोट सेल, सबसे पहला मान इसमें नहीं दिया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए ई नोट सेल यानी मानक विभव नहीं दिया हुआ है और कभी देगा भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का मानक विभव तो आपको पता है 0 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है कि नहीं होता। 0.059 बटे एन, एन का मान कितना होता है हाइड्रोजन के लिए, एक, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, H+ ही लिखते हैं अपन, तो 0.059 एन का मान 1 हो गया, log 1 अपॉन H+ आयनों की सांद्रता। ये सांद्रता अपने को देखो इसमें कहां दी हुई है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि pH बराबर 10 वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कहां हुई, ये रही हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। pH क्या होता है, H+ आयनों की जो सांद्रता होती है उसमें जो ऋणात्मक घातांक होता है, 10 का जो पावर लगाते हैं अपन माइनस में, उसी को होता है, वही होता है pH, उसी को बोलते हैं pH। फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए, यहां नीचे समझते हैं, देखो मान लीजिए मैं ये कहूं कि किसी विलियन में H+ आयनों की सांद्रता 10 की पावर -4 है, तो विलियन की pH कितनी होगी, तो विलियन की pH कितनी होगी, तो 10 की जो माइनस में पावर लगी हुई है, माइनस में पावर कितने लगी हुई है, 4, यही इस विलियन की pH होती है। इस विलियन की जो pH है वो 4 है, अपने वाले विलियन की pH 10 है, तो अपने वाले विलियन में H+ आयनों की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 10 की पावर -10 होनी चाहिए। अपने विलियन में जो H+ आयनों की सांद्रता है वो ये आ गई 10 की पावर -10, तो यहां लिख देता हूं मैं 10 की पावर -10। चलिए ये सांद्रता आ गई, इस 10 की पावर -10 को अगर अपन ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 की पावर +10 हो जाएगा, लिख दो 10 की पावर +10। बीच में कोई डाउट हो तो कमेंट करते जाइए, पूछते जाइए, आपका जो भी कमेंट होगा उसका यथासंभव आंसर आप तक भेज दिया जाएगा। डोंट वरी, ऑफलाइन क्लास होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आप केवल कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप तक जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ई सेल बराबर, अभी मुझे नहीं लगता आगे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, 0.059 इंटू log 10 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 की पावर 10 की वैल्यू 10 ही हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, नहीं पता हो तो एक बार देख लीजिए। log a की पावर अगर x है तो इसको आप लिख सकते हैं x log a, लिख सकते हैं ना। तो log 10 की a की पावर x, तो इसको मैं लिखूंगा x log a यानी 10 log 10। log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो वैल्यू कितनी आ गई, log 10 की पावर 10 की वैल्यू 10 आ गई ना। चलिए
0.059 को 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा करेंगे जो तो दशमलव है एकदम आगे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.59 जाएगा। अब 0 में से 0.59 घटा दीजिए तो आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका विभव आ जाएगा माइनस में 0.59 वोल्ट। ये लीजिए, ये आपका जो क्वेश्चन था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसका विभव अपन ने कैलकुलेट कर दिया है। तो क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आप अपनी तरफ से तो चलो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हाइड्रोजन का विभव कैलकुलेट करना आपको कितना समझ में आया है। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर जरूर करें वीडियो को, जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जिस किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइव क्लास नहीं हो पाई इसके लिए एक बार फिर से आपसे माफी चाहता हूं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपका हमेशा वेट कर रहा है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए और सेंड कर दीजिए पीसी स्टडी पॉइंट पर। जल्दी से जल्दी पीसी स्टडी पॉइंट्स की ओर से आपके पास में उस क्वेश्चन का आंसर है एज ए रिप्लाई पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।